आज हम लोग देखते हैं लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की आत्मा जहां धर्मनिरपेक्षता में वास करती है, वहीं इतिहास साक्षी है विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य इसी मिट्टी पर फला और फूला। इस मिट्टी ने चिरकाल से धर्मनिरपेक्ष संदर्भ में विभिन्न संप्रदायों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए निरंतर उर्वरता प्रदान करती रही है। लोकतांत्रिक जीवंतता एवं धर्मनिरपेक्ष चरित्र के संदर्भ में हमारा देश आज भी संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक महान आदर्श स्थापित करता है। आज देश का विपन्न मतदाता हो या सर्वोच्च सत्ताधारी हो, सार्वभौमिक देश मताधिकार के तहत हर व्यक्ति को समान रूप से लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। शासन में सहभागिता सबों का समान है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य को अपनाया जाता है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं, यही वह हमारा महापवित्र धरती है जहां मंदिरों के शंख, मस्जिदों की नमाज और गिरजाघरों की घंटियां संग संग मुक्त आकाश में गुंजायमान होती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोकतंत्र की सफलता तब मानी जाती है जब प्रत्येक लोगों में, प्रत्येक नागरिक में सम्मान और समानता का भाव प्रदर्शित हो। क्योंकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र से आशय ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें कि जन समुदाय की समान भागीदारी सुनिश्चित हो। लोकतांत्रिक विशेषता है कि हमारे यहाँ शासक वर्ग का चयन तमाम जनता मिलकर करती है। संविधान निर्माताओं ने हर संभव ऐसा प्रयास किया था कि देश के हर एक नागरिक को समानता और सम्मान का भाव मिले, और इस संदर्भ में दुनिया का विशाल लोकतांत्रिक देश जिस तरह आजादी के बाद सफलतापूर्वक लोकतंत्र को चलाने में कामयाब रहा है, यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की राह में धर्म जैसे झकझोर देने वाले मुद्दे कभी बाधक नहीं बन सके। सांप्रदायिकता की बिस्बेल यदा कदा कुछ एक लोगों को अपनी लपेट में अवश्य लिए, पर लोकतांत्रिक मान्यता को आघात पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सके। यहां पर संविधान निर्माताओं ने राज्य के नजरिए से जो व्यवस्था की थी, राज्य को जो स्वरूप प्रदान किया था, उसमें वह सफल दिखते हैं। राज्य किसी भी जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी बातें अनुच्छेद 15 में कही गई है। लोकतांत्रिक नजरिए के साथ इस प्रकार की स्थिति को हमारे सत्ताधारी राजनीतिक दल अभी तक सम्मान पूर्वक, सफलता पूर्वक इस बात को निभाने में कामयाब रहे हैं। संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी राज्य का आदर्श धर्मनिरपेक्ष रूप में
गढ़ने की कोशिश की गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कही गई है। धर्म, किसी भी धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यही कारण है कि हमारा भारतीय समाज आज अनेक धर्मों तथा संस्कृतियों का समान रूप से सम्मान करती, संरक्षण करती, संवर्धन करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर यदि आधारित नहीं होता तो हमारा यह लोकतांत्रिक स्वरूप शायद आज की तरह जीवित नहीं दिखता, और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का ही नतीजा है कि आज हमारा देश लोकतंत्र के संदर्भ में भी प्रगति कर रहा है। देश विकास की रफ्तार पर है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था के साथ साथ एक जीवन प्रणाली के स्वरूप में है, जिसमें नैतिकता, सहिष्णुता, समन्वयता की स्थिति होती है। कुल मिलाकर सर्वोत्कृष्ट सुशासन, सुव्यवस्था स्थापित की जाती है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्दों में कहें तो धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे राष्ट्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं। वहीं लोकतंत्र को फलीभूत करने में धर्मनिरपेक्ष चरित्र का जितना आवश्यक है, उतना ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए लोकतंत्र का भी होना आवश्यक है। एक दूसरे के दोनों पूरक हो जाते हैं, और लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष चरित्र रहने से एक स्वच्छ वातावरण, समाज में शांति दिखती है। आधुनिक काल में तो हमें इस बात के दर्शन होते ही हैं। प्राचीन संदर्भ में भी देखें तो अशोक के 12वें शिलालेख में हमें धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की झलक मिलती है। सहिष्णुता की भावना उजागर होती है। अकबर के शासन में भी देखें तो वहां भी उनकी उदारता और दूरदर्शिता नजर आती है, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने धार्मिक संघर्ष से खतरे को आभासित कर लिया था। इसलिए वे उदारवादी सिद्धांतों को धर्मनिरपेक्ष नीति से तालमेल बिठाकर व्यवहार में लाने की हर संभव कोशिश की, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके। गांधी जी के संदर्भ में देखें तो वे भी अपने मनोमस्तिष्क को भारतीय संदर्भ में इस प्रकार ढाले जिससे एक हद तक समस्त भारतवासियों को धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनने को कटिबद्ध होना पड़ा। वस्तुतः हम यह भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक की सफलता दूसरे की सफलता है। फ्रांस की क्रांति को देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग मान लिया गया। दूसरी ओर हम यह भी देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अच्छी तरह उपभोग वही कर सकता है जिनका मनोमस्तिष्क खुला हो, और ऐसे लोग किसी भी जकड़न से मुक्त होते हैं और समानता एवं भ्रातृत्व के मूल्य को भी वही नागरिक आत्मसात कर सकता है जो नैतिकता से उत्प्रोत होगा, सामाजिक तौर पर जाति हो अथवा धर्म, इन सारे किसी भी संकीर्ण भावना से मुक्त होगा। और ऐसा आचरण करने के बाद ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में स्वतः धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, और आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को हम इसका जीवंत उदाहरण कह सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं घटती है
जिससे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर उंगली उठाई जा सकती है। पर दूसरी ओर हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा भी लगता है कि वर्षों की रची बसी पुरातनवादी संस्कृति का हम लोग परित्याग नहीं कर पाए, जिस कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और धर्मनिरपेक्ष पर भी प्रश्न उठा दिया जाता है। कई एक दंगे हुए हैं देश में, जिससे लगता है कि ऐसी विभत्स घटनाएं हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए कदापि उचित नहीं कही जा सकती। आज भारतीय लोकतंत्र विश्व के समक्ष विशाल रूप में जिस कदर जगमगा रहा है, दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है, वह भीतर से कहीं न कहीं संक्रमित भी दिखता है, घृणित भी दिखता है, खोखली भी हो रही है। कभी कभी लगता है कि आम जन व्यवस्था से इतने अधिक त्रस्त है कि ऐसा लगता है कि मानो जन प्रतिनिधि जनता के सपने चुरा लिए हों। लोगों को मूल अधिकार संविधान द्वारा दे दी गई है। जन्म लेते ही व्यक्ति के मानवाधिकार शुरू हो जाते हैं। इन सब के बावजूद कभी कभी लगता है कि रूसों की वह उक्ति सही है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। ऐसी भी सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति यदा कदा अपने देश में देखने को मिल जाती है। भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं जब घटती है तो लगता है कि देश की शासन व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर है, जिसका फायदा गलत लोग उठा लेते हैं। सत्ता लोलुपता की संस्कृति में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लगता है कि यह लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों के कहीं न कहीं यह खिलाफ है। सैद्धांतिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन व्यवहार में 50% से अधिक की बात नहीं होती है, बल्कि जितने भी उम्मीदवार हैं सबों में जो ज्यादा वोट आ जाता है वह विजयी हो जाता है। ऐसे में लगता है कि कहीं कहीं 20 से 25%, 30% भी मत पाने वाले व्यवस्थापिका के हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में उन बहुसंख्य जो उन्हें नहीं चाहते थे उन्हें तो इग्नोर कर दिया जाता है। इन सब के बावजूद या महिला आरक्षण की ही बात भी की जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारे यहां लोकतंत्र में सबों को समय के साथ आवश्यक सुविधाएं दी गई है, उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है। इन सब के बावजूद कभी कभी महिला आरक्षण जैसे मुद्दे संसद में पास नहीं हो जाने के कारण कभी कभी लगता है कि राजनीतिक दलों की मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है। वसुधैव कुटुंबकम और लोक समस्त सुखिनो भवन्तु जैसी उक्तियों को हमारे देश में आदर्श माना गया है, और यदि यहाँ कुछ संक्रमण जैसी स्थिति बनती है तो व्यक्तिगत चाहे हर नागरिक चाहे तो इस तरह ग्रस्त जीवन से निकल सकता है। प्रत्येक धर्मवासी को अपने धर्म को राजधर्म समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। राज्य का यहाँ पर कोई घोषित तौर पर कोई धर्म नहीं है, और जिस कारण व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की, अभिव्यक्त करने की आजादी दी गई है। विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न समुदाय के लोग किसी भी प्रकार की टकराव से बचें, तो इसी में हमारी लोकतांत्रिक भावना को बल मिलेगा।
हम यह भी कह सकते हैं कि अगर हमें विश्व के समक्ष आदर्श बनना है तो हमें उन मान्यताओं में विश्वास बनाए रखना होगा जो सदियों से हमें धार्मिक आस्था से विरासत में मिली है। अर्थात हम यह भी कर सकते हैं मनुष्य की समानता का बोध करते हुए जियो और जीने दो की भावना को महत्व देना होगा।